बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। ये हमारा टॉपिक जो है वो तब से ही चल रहा है जब से हम सेकंड इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था और थर्ड लेक्चर हमने डिलीवर किया था। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में हमने सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिर लिपिड्स, फिर प्रोटीन्स, मिनरल्स, फिर हमने विटामिन स्टार्ट किया। विटामिन्स का टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने एक विटामिन ए जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिलीवर कर लिया था। आज हमने जो आपकी बुक में बकिया दो विटामिन्स के बारे में डिटेल्स बताई हुई हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला जो आज का विटामिन हमने पढ़ना है वो हमारा विटामिन सी है। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसको कि विटामिन सी जो है वो कैसा विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। विटामिन सी का एक दूसरा नाम भी है और वो नाम क्या होता है, वो कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एक दूसरा नाम भी है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो याद रखना है विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद है कि ये विटामिन सी आया कि फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी हम जब हमने टाइप्स पढ़ी थी विटामिन की, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि विटामिन ए, डी, ई एंड के ये तो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इससे पहले जो हमने विटामिन ए पढ़ा था वो फैट सॉल्युबल विटामिन था। इसके बाद हैं विटामिन सी के फंक्शंस। विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है, इसकी मदद से हमें क्या अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो पहला जो इसका फंक्शन है वो ये है कि विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, यानी हिस्सा ले रहा होता है। वो कौन कौन से जो हैं वो होते हैं रिएक्शंस जिनके अंदर हमारी बॉडी में ये हिस्सा ले रहा होता है? सबसे मेन चीज़ हमारे अंदर ना एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है ना ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। हमारी बोन्स और कार्टिलेज खास करके इन दोनों के अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये कोलेजन प्रोटीन जो होती हैं ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती हैं हमारी बोन्स और कार्टिलेज को। तो विटामिन सी नीडेड टू फॉर्म कोलेजन अ फाइब्रस प्रोटीन। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने के लिए दरकार होती है, ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है, और ये विटामिन सी की वजह से जो कोलेजन प्रोटीन बनती है ये करती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसने स्ट्रेंथन करना होता है, ताकत देनी होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में मेनली क्या क्या चीज़ आती है? मेनली इसके अंदर बोन्स और कार्टिलेजेस आती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, तो विटामिन सी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो कोलेजन फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी है, और कोलेजन फाइबर का काम होता है कि उसने हमारी बोन्स और कार्टिलेज यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देनी होती है। इसके अलावा कोलेजन इज़ आल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ज़ख़म को भरने के लिए भी, जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख़म लग जाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में जब हमने विटामिन ए की जब हमने कैल्शियम की बात की थी तो उसमें हमने ये बात की थी कि कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग और वाउंड हीलिंग के लिए रिक्वायर होता है। और मैंने वहाँ पे एक जिक्र किया था एक चीज़ का जिसको हम आम ज़बान में खरिंड बोलते हैं, कि वो जो ऊपर एक सील सी लग जाती है ज़ख़म के ऊपर, वो सील जो होती है उसमें कैल्शियम अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो असल में उस सील के अंदर जो फाइबर्स मौजूद होते हैं ना, वो फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये ऊपर से क्या कर रहे होते हैं? उस ज़ख़म को, उस वाउंड को सील कर देते हैं। जैसे एक टेप लग जाती है ना ऊपर किसी लीकेज वाली जगह पे, ऐसे ही जहाँ से हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से ब्लीडिंग हो रही होती है उस जगह पे एक सील लग जाती है, एक टेप सी लग जाती है। और अगर हम उस सील को बगौर देखें या माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि उसमें छोटे छोटे धागे से मौजूद हैं,
फाइबर्स से मौजूद हैं। तो वो फाइबर्स और वो धागे जो होते हैं वो असल में कोलेजन के धागे होते हैं। इसके बाद तीसरा फंक्शन है यहाँ पे इसका कि विटामिन सी जो है ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो विटामिन सी होती है ना, विटामिन सी होता है, वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है कि ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम बनाते हैं। वो निज़ाम जो पैथोजेंस या जरासीमों के ख़िलाफ़ या बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी बॉडी की मदद कर रहा होता है, उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो जो हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम होता है वो बनता है वाइट ब्लड सेल्स की मदद से। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो विटामिन सी होता है ये क्या कर रहा होता है, ये उनको मज़ीद जो है वो समझ लें कि एक्टिव कर रहा होता है या फंक्शनल कर रहा होता है और उनकी हेल्प कर रहा होता है ताकि वो बॉडी का इम्यून सिस्टम मज़ीद बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। तो ये तो हमने पढ़ लिए इसके विटामिन सी के 3 फंक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विटामिन सी जो है वो बहुत से रिएक्शंस में हमारी बॉडी के पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कोलेजन फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी है। और कोलेजन फाइबर जो है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी बोन्स और कार्टिलेजेस को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। और इसके अलावा वाउंड हीलिंग के लिए भी कोलेजन फाइबर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगली चीज़ हमने पढ़ी कि विटामिन सी जो है ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर विटामिन सी होता है ये उनको इस काबिल बनाता है कि वो इम्यून सिस्टम को मज़ीद बेहतर कर सकें और ताकि हमारी बॉडी जो है वो जर्म्स और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ बेहतर तरीके से प्रॉपरली जो है वो फंक्शन कर सकें। इसके बाद है जैसे हमने बाकी चीज़ों के सोर्सेज पढ़े कि हम उनको कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, ऐसे ही हम विटामिन सी के भी सोर्सेज पढ़ेंगे कि विटामिन सी जो है वो इंसान कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। सबसे पहला सोर्स जो है वो ये है कि इंसान सिट्रस फ्रूट्स, ये जो ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। ठीक है, तो उनसे जो है वो हमें विटामिन सी हासिल होता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कौन सी हैं, जिसमें पालक आ जाती है, मेथी है या कैरेट और रेडिश वगैरह, इनके अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा बीफ लिवर मतलब गाय की कलेजी, लिवर कहते हैं कलेजी को। कलेजी जो है गाय की यानी बड़े गोश्त की जो कलेजी है ये भरपूर होती है विटामिन सी से। अगर आप किसी वजह से विटामिन सी से के डेफिशिएंट हो चुके हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो बीफ लिवर को अपनी खुराक का, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो अब विटामिन सी की डेफिशिएंट नहीं रही। 3 सोर्सेज पढ़े हमने, सिट्रस फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और बीफ लिवर। अच्छा जी, इसके बाद है डेफिशिएंसी के विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या मसाइल आ सकते हैं, हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, अब चूँकि हमने ऊपर एक फंक्शन पढ़ा है कि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में कोलेजन, वो जो कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन है वो बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो अगर ज़ाहिरी बात है कि अगर विटामिन सी हो जाएगा कम, यानी विटामिन सी की हो जाएगी डेफिशिएंसी, तो उससे क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है ना वो थ्रू आउट चेंज होकर रह जाएगा। यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ अगर बनेंगे ना तो वो स्टेबल नहीं होंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि वो हमारे जो है वो बॉडी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, कोलेजन, क्योंकि उनके अंदर कोलेजन मौजूद नहीं है, कोलेजन उनको मजबूत कर रहा था, उनको स्ट्रेंथन कर रहा था और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रही थी। तो अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी और कोलेजन की डेफिशिएंसी हुई तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है और कोलेजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और इसकी जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को कहते हैं स्कर्वी। ये स्कर्वी जो है ये एक बीमारी है, एक डिज़ीज़ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। और इसमें होता क्या है, होता वही है जो अभी हमने पहले जिक्र कर लिया है
कि स्कर्वी के दौरान क्या हो रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो चुकी होती है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से अगर पहली बात है कि कोलेजन बनता ही नहीं है, और अगर बनता है तो वो इंतहाई अनस्टेबल होता है, उसको वो किसी चीज़ को या हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन को जिसमें जो कोलेजन बन रहा हो वो क्या हो, वो अनस्टेबल हो, वो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। इस प्रॉब्लम को, इस डिज़ीज़ को कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी की आगे सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्कर्वी जो है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है बोर्ड के पेपर्स में, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। और साथ में इसकी ये जो ऊपर हमने बात की है कि ये होती किस वजह से स्कर्वी की बीमारी, और इसमें क्या चीज़ का मसला आ रहा होता है, और आगे इसकी सिम्टम्स भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर लाजमी लिखनी है। तो सिम्टम्स क्या है, यानी अलामात क्या होती हैं स्कर्वी की, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो स्कर्वी की बीमारी हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो मसल एंड जॉइंट पेन हो रही होती है, हमारे जो पट्ठे होते हैं ना, यानी हमारा गोश्त उसके अंदर, और हमारे जो जॉइंट्स यानी जोड़ होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इन सब के अंदर जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है, और हर वक्त हमारे ना मसल्स में वीकनेस सी हमें फील होती है, थकावट सी महसूस होती है। इसके अलावा स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, ये जो गम्स कहते हैं मसूड़ों को, तो जो मसूड़े होते हैं एक तो वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और अक्सर उनसे क्या होता है खून भी निकल रहा होता है, यानी ब्लीडिंग हो रही होती है उनसे, ठीक है। तीसरी चीज़ स्लो वाउंड हीलिंग। स्लो वाउंड हीलिंग क्यों हो रही है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाता है, और कोलेजन जो है वो वाउंड हीलिंग में हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो वही हमने इसकी स्कर्वी की बात की है कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है बीमारी। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर खुदा न खास्ता किसी के जिस्म पर कोई जो है वो ज़ख़म लग जाए और वो बंदा विटामिन सी डेफिशिएंट हो, यानी उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, तो उसका जो वाउंड है, उसका वो जो ज़ख़म है वो जल्दी हील नहीं होता, जल्दी भरता नहीं है। और लास्ट पे क्या चीज़ है, लास्ट पे है ड्राई स्किन, कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो स्किन है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। सिम्टम्स में एक बार दोबारा देख लें, एक तो मसल और जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, इसके अलावा जो गम्स होते हैं यानी हमारे मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और उनमें से ब्लीडिंग होती है, और ज़ख़म जल्दी नहीं भरता, और लास्ट पे था ड्राई स्किन। तो ये बच्चों हो गया हमारा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद हमने देखना है विटामिन डी को, कि विटामिन डी कैसा विटामिन है और ये हमारे लिए कितना अहम है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो विटामिन डी होता है ना, ये विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, इधर वाटर सॉल्युबल और इधर फैट सॉल्युबल, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये MCQs में चीज़ें आती हैं, और उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ़ैट सॉल्युबल था या वाटर सॉल्युबल था। इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है आपने। तो विटामिन डी जो है ये क्या है, ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। आगे हैं इसके फंक्शंस के, विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या रोल्स प्ले कर रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट फंक्शन जो विटामिन डी का है ना, वो क्या है, वो ये है कि इसने हमारे ब्लड के अंदर दो इम्पोर्टेंट मिनरल्स की कंसंट्रेशंस को, के लेवल्स को रेगुलेट करना होता है। वो दो इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं, उसमें एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है फॉस्फोरस, ठीक है। विटामिन डी का सबसे बेस्ट नाउन फंक्शन क्या है, वो ये है कि इसने हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दोनों के लेवल्स को रेगुलेट करना होता है, ना ज़्यादा बढ़ने देना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में, और ना ज़्यादा कम होने देना होता है, क्योंकि बढ़ने से भी नुकसान होता है और कम होने से भी नुकसान होता है। बेस्ट नाउन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज़ टू हेल्प रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सबसे बेस्ट फंक्शन कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो लेवल्स हैं ब्लड के अंदर, उनको रेगुलेट करना है। इसके अलावा विटामिन डी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि इसने, अब हम जो भी चीज़ खा रहे होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा रही होती है। तो जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो हमारे ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। तो इंटेस्टाइन से जाके
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके एब्जॉर्प्शन होनी होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो जब ये विटामिन डी जो है वो ये जो कैल्शियम और फास्फोरस जो हम ले रहे होते हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों के अंदर पहुंचता है, तो वहाँ पे जाके विटामिन डी उसकी इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। यानी अगर जितना हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे से जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं ये इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर मुंतकिल हो रहे होंगे, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा कि जब ये जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं ये हमारे इंटेस्टाइन से निकल कर कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं विटामिन डी की वजह से, तो उसके बाद अगला काम भी एक होना होता है, वो ये कि ये कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे ही खुलेआम हमारे ब्लड के अंदर नहीं फिरते रहते, बल्कि इन्होंने डिपॉजिट होना होता है, इन्होंने जमा होना होता है। कहाँ पे जमा होना होता है? हमारी बोन्स के अंदर जमा होना होता है, यानी हमारी हड्डियों के अंदर जमा होना होता है। और हमारी हड्डियों के अंदर जमा होके ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां जो हैं वो नरम होना शुरू हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर होने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है, यानी टूटने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है। तो विटामिन डी जो है ये इंक्रीज़ करता है। विटामिन डी इंक्रीजेज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसने कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना है, उनके जज़ब होने का रेट जो है वो बढ़ाना है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक के ज़रिए हमने कैल्शियम और फास्फोरस लिया था उसको ब्लड के अंदर भेजना है, और फिर क्या करना है? एंड देयर डिपोजिशन इन बोन्स, और फिर उस कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी हड्डियों के अंदर इसने डिपॉजिट करवाने में भी हेल्प करनी है, ताकि हमारी हड्डियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। इसके बाद है इसके सोर्सेज कि विटामिन डी जो है वो हमें हासिल कहाँ से होता है। सबसे पहली चीज़ जो विटामिन डी है वो हमें फ़िश लिवर ऑयल से हासिल हो रहा होता है। फ़िश लिवर ऑयल के आपने कैप्सूल्स देखे होंगे, वो लेके हम जो है वो यूज़ करके हम अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दूध के अंदर भी कुछ मिकदार जो है वो विटामिन डी की मौजूद होती है। इसके अलावा घी, ये जो हम आम घरों में घी यूज़ करते हैं जिसको हम ये कश्मीर या दाता वगैरह कहते हैं, तो इसके अंदर भी, और जो देसी घी होता है उसके अंदर भी ये जो विटामिन डी है वो मौजूद होता है। इसके अलावा बटर के अंदर यानी मक्खन के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फ़िश लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी होता है, मिल्क के अंदर होता है, घी के अंदर, और बटर यानी मक्खन के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर भी बनता है। अब वो कैसे बनता है? विटामिन डी जो है ना वो हमारी स्किन के अंदर उस वक्त बनता है जिस वक्त सन की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं। तो जब वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक कंपाउंड मौजूद होता है, और उस कंपाउंड को कहते हैं प्री विटामिन डी। प्री विटामिन डी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्री विटामिन डी जो होता है ये यूवी रेज की वजह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विटामिन डी के अंदर, फंक्शनल विटामिन डी के अंदर, ठीक है। विटामिन डी इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी भी बनाती है, यानी हमारी स्किन भी बनाती है। व्हेन यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, जब यूवी रेडिएशन जो कि सन की तरफ से आ रही होती हैं, आर यूज टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू विटामिन डी, जब वो उन यूवी रेडिएशंस को हमारी स्किन जो है वो यूज़ करती है प्री विटामिन डी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन सोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? हमने यहाँ पे 5 सोर्सेज पढ़े हैं। एक तो ये है कि हमारी फ़िश लिवर ऑयल के ज़रिए से, मिल्क से, घी से, बटर से, और इसके अलावा हमारी स्किन भी यूवी रेडिएशंस की मदद से ये जो है वो विटामिन डी बना रही होती है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में अगर तो लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे तक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी रहे, डेफिशिएंसी रहे, तो उससे क्या होता है? हमारी बोन्स स्पेशली बहुत अफेक्ट होती हैं, हमारी बोन्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। और वो किस तरह असर पड़ रहा होता है? वो 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन है रिकेट्स,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स की बीमारी जो है ये बच्चों में होती है, और ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी जो है वो हो रही होती है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले हम रिकेट्स को देखते हैं कि रिकेट्स क्या है। रिकेट्स जब बच्चों में, वो बच्चे जिनको विटामिन डी का लंबे अरसे से या ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट उनके मदर के अंदर विटामिन डी की कमी हो, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की जो बोन्स होती हैं, ख़ास तौर पर वेट बियरिंग बोन्स, वो बोन्स जिनके ऊपर उनकी जो है वो उनका वज़न होता है, ठीक है, उनकी बॉडी का वज़न आना होता है, उनको वेट बियरिंग बोन्स कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर थाई यानी रान की हड्डी और काफ बोन यानी पिंडली की जो हड्डी है, इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चों में जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, और रिकेट्स की बीमारी में हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो झुक जाती हैं। बो का मतलब होता है झुक जाना, लेकिन यहाँ पे ना कमान की शक्ल की हो जाती हैं, इस तरह करके। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो है वो एक बच्चे की तस्वीर भी दिखाई जा रही है जो कि रिकेट्स का शिकार है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह उसकी जो टांगों की हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो मुड़ी हुई शक्ल होती है, इस शक्ल को कहते हैं या इस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी मैंने बताया कि ये एडल्ट्स में होती है, ये चिल्ड्रन में नहीं होती। रिकेट्स की बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है, ये बड़ों में नहीं होती, और ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी बड़ों में होती है, ये बच्चों में नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ना एक मसला हो जाता है कि बोन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। ये ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल जो हैं, उनके अंदर ये मसला हो रहा होता है। तो वो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर ये जो मसला है वो इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां नरम हो चुकी होती हैं, और हड्डियां नरम होने की वजह से उनकी जो ज़रा सा गिरने पर उनकी बोन्स में इजीली फ्रैक्चर होने का ख़दशा होता है। ये हमारे दोनों आज के जो विटामिन सी और विटामिन डी कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया है, ठीक है। आपको जो है वो टेबल शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप याद करें, और उसको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो है वो टेबल दिखाया जा रहा है। हम शॉर्टली इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, और इससे हमारा जो है वो पिछला विटामिन जो है वो भी विटामिन ए जो है वो भी कवर हो जाएगा, विटामिन सी भी और विटामिन डी भी। तो सबसे पहले जो विटामिन आपको स्क्रीन पे टेबल में दिखाया जा रहा है वो है विटामिन ए, और सबसे पहले उसके बताए गए हैं सोर्सेज के वो हमें हासिल कहाँ से होता है। विटामिन ए जो है वो हमें लीफी वेजिटेबल्स यानी जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिसमें पालक और गाजर और मूली वगैरह आती हैं, ठीक है। इसके अलावा येलो फ्रूट्स, वो ऑरेंज और मैंगो फ्रूट्स वगैरह, फ़िश जो है उससे, लिवर से यानी कलेजी खाने से, इसके अलावा अंडों से, दूध से और मक्खन से हमें विटामिन ए हासिल हो सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने बड़ी डिटेल से फंक्शन पढ़ा था कि विटामिन ए जो है वो ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है, और रोडोप्सिन हमें जो है वो नाइट विजन में हेल्प कर रही होती है। तो अगर विटामिन ए जो है वो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये विटामिन ए हमें डिम लाइट में, अंधेरे में या कम रोशनी में देखने में मदद देता है। इसके अलावा सेल डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस भी बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था कि सेल डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उनको मैच्योर किया जाता है और उनको कोई ना कोई ख़ास फंक्शन असाइन किया जाता है। इसके अलावा हमारी ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा इसके जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स के। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या जो है वो अलामात हमें हमारी बॉडी में सामने आ रही होती हैं। एक तो हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत पुअर हो जाती है, इसके अलावा ब्लाइंडनेस और कलर ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये दोनों होने का मसला होता है, और स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है अभी हमने पढ़ा है, विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से, हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल से और बीफ लिवर यानी गाय की जो कलेजी है उसको खाने से जो है वो हासिल होता है। और इसके बाद इसके फंक्शंस हैं, ये कोलेजन जो है ना फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ वाउंड्स या ज़ख्मों को भरने में ये हेल्प कर रहा होता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। इसके बाद
जो है वो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में उन्होंने मेन चीज़ जो लिखी है वो स्कर्वी की बीमारी लिखी है। स्कर्वी की बीमारी को अभी हमने डिटेल से पढ़ लिया कि स्कर्वी की बीमारी में फटीग हो रही होती है, यानी थकावट हो रही होती है, मसल और जॉइंट्स के अंदर पेन हो रही होती है। इसके अलावा जो वाउंड्स हैं वो जल्दी से भरते नहीं हैं, पुअर वाउंड हीलिंग होती है, और जो मसूड़े होते हैं उनसे जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उनमें स्वेलिंग भी हो रही होती है। लास्ट पे है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं? विटामिन डी जो है वो हमें फ़िश लिवर ऑयल से हासिल होता है। इसके अलावा दूध पीने से, घी और मक्खन वगैरह खाने से, और हमारी स्किन के अंदर भी बनता है जब यूवी रेडिएशन हमारी स्किन के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती हैं। और फंक्शंस क्या हैं इनके? सब मेन फंक्शन इसका विटामिन डी का यही है कि इसने जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की कंसंट्रेशंस को जो है वो कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है, और हमारी हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम और फास्फोरस को डिपॉजिट करवाना होता है ताकि हमारी हड्डियों को ताकत मिल सके। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसकी क्या हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स में ये है कि बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, और रिकेट्स की बीमारी में मैंने आपको बताया है और तस्वीर भी दिखाई कि उसमें जो है वो हड्डियाँ जो हैं वो झुक जाती हैं, बोर्ड जो हैं वो बन जाती हैं और कमान की शक्ल की। और लास्ट पे जो है वो ओस्टियोमलेशिया है कि ओस्टियोमलेशिया जो है वो ये बीमारी है कि जिसमें जो एडल्ट्स के अंदर हो रही होती है, और इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और उनके टूटने का खदशा हो जाता है। तो ये तो था बच्चों आज का लेक्चर हमारा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो लेक्चर के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। अल्लाह हाफ़िज़।